तो विद्यार्थी मित्रों आज આપણે ધોરણ 12 નું છે વિડિયો નંબર આપણો 12મો છે અકેલી બરાબર। આના પહેલા જે વિડિયો નાખ્યો હતો એમાં આપણો વોઇસ નથી આવતો, મ્યુટ થઈ ગયો છે, તો એ ફરી એક વખત એ એકમને નાખી રહ્યો છું અકેલી બરાબર। તો એ ધ્યાનથી જોઈ લેજો। બાકીના વિડિયો તમે પદ્ય વિભાગ અલગથી નાખેલો છે 11માનું 12માનું પદ્ય છે, બધાનું ગદ્ય બાકી છે। 12મા ધોરણનું આપણે ગદ્ય કરી રહ્યા છીએ। ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ફટાફટ। સ્પીડ જરા વધારે હશે તો તમે થોડોક ડાઉન કરીને જોઈ શકો છો। अकेली છે મન્નુ ભંડારી એમના રચનાકાર છે। जन्म છે એમનો 1931। अब इनके बारे में जान ले तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक गांव में होता। मन्नू भंडारी जी व्यक्तित्व के विकास में उनके इन्हें मन्नू भंडारी एक महिला है। व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का योगदान विशेष रहा। वे विश्वविद्यालय तो दिल्ली से मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका भी रही हैं तथा आधुनिक कहानीकार में इनका नाम माना जाता है। अब इनके बारे में कि इनकी कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि 3 विधाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। कौन सी कहानी, उपन्यास और नाटक विधाओं में इन्होंने स्वरूप में उनका योगदान है। पहला है जो मैं हार गई, पहली कृति है इनकी मैं हार गई। 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह तथा इसके बाद जो विधा है वो आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि ये उपन्यास है। 4 उपन्यास याद रखने, आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि उपन्यास हैं। तथा बिना दीवारों का घर एक नाटक है। 3 विधाओं में इन्होंने योगदान दिया। तीनों विधाओं का हमने परिचय प्राप्त किया और इनको याद रखना हमारे लिए मोस्ट आईएमपी बनता है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला है जो प्रस्तुत यानी गद्य है अकेली, वो एक कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी। कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण उन्होंने मन्नू भंडारी जी ने किया है। सोमा बुआ का जवान बेटे की मृत्यु हो गई है। इसके कारण उनके पति यानी पुत्र वियोग में पीड़ा के कारण वे तीर्थों में रहकर, यहाँ तीर्थों में रहते हैं यानी तीर्थवासी हो गए। अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता तो वे जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। यही कहानी एक दुखी महिला के एकांकी जीवन की संवेदना को, यानी महिला है, यह कहानी है जो अकेली कहानी शीर्षक है, शुरू होती एक महिला के व्यवहार का मानवतापूर्ण चित्रण किया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु से यानी बेटे के वियोग से पति तीर्थवासी हो जाते हैं। सोमा बुआ अकेली रह जाती है और अकेली रहने के बाद वह गांव में रहती तो है पर आस पड़ोस के भरोसे ही उसका जीवन यापन होता है। और उसके पास, सोमा बुआ के पास मृत पुत्र की एकमात्र जो निशानी है अंगूठी उसके पास रहती है। और यही एकांकी जीवन जीती हुई महिला यानी सोमा बुआ का चित्रण इन्हें मन्नू भंडारी जी ने यहाँ किया है। हमें शुरुआत में ही सोमा बुआ के 3 तरह के व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है, इसे याद रखना। सोमा बुआ बुढ़िया भी है, सोमा बुआ परित्यक्ता भी है और सोमा बुआ अकेली भी है। ये उनके व्यक्तित्व खास आईएमपी बराबर। आईएमपी અહીંયા તમને 3 व्यक्तित्व એમને પહેલા જ બતાવી દીધા। સોમા बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्त है, सोमा बुआ अकेली है। अब इस कहानी में इन्हीं तीन व्यक्तित्वों को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। जो सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, હવે અહીંયાથી શરૂ થાય છે કોણ તો હવે આમાં એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોને કોને યાદ રાખવાનું છે? સોમા બુવાને તમારે યાદ રાખવાનું છે। એક છે એમના પતિ સન્યાસી મહારાજ, એને યાદ રાખવાનું છે। એક પાત્ર આવશે પાછળથી રાધા, તો આને પણ યાદ રાખવાનું છે। બીજા જે પાત્ર આવે છે ખાસ નથી, એમાં એક કિશોરીલાલ આવશે, પછી એમની વિધવા નણંદ આવશે, એ પણ ખાસ નથી। પણ એનું એક જે વિધાન છે અને નાટક કહાની છે એમાં એક સંવાદ છે। સંવાદ આપણને પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે, એ સંવાદ આપણે યાદ રાખવાના છે। તો જ્યાં જ્યાં તમને કરાવીશ ત્યાં તમારે ટિક કરીને એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો। चलो तो હવે समझिए છીએ कि सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा। उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए, यानी तीर्थवासी हो गए। परिवार में कोई ऐसा सदस्य था ही नहीं जो
उनके एकाकीपन को दूर करे। अभी एकाकीपन को दूर करे, यानी पति पुत्र का मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाने पर पति को सदमा लगा, सदमा लगने के बाद वे घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। अब परिवार में ऐसा कोई था नहीं जो सोमा बुआ का एकाकीपन दूर करता। पिछले 20 वर्षों से वे अकेली जीवन बिताती आ रही हैं, यानी एक रास्ता, यानी जीवन में एक रास्ता यानी एकाकीपन है, में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन, यानी 20 वर्ष से वे ऐसा ही एकाकीपन का जीवन जीती आ रही है, ना इसमें कोई बदलाव है, वो सीधी धारा में चलता आ रहा है। यूं ही हर साल एक महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते तब तक उनका मन मुरझाया हुआ रहता। अभी यहाँ उसका स्वभाव पता चलता है कि सोमा बुआ के पास पति आते तो हैं, पर साल के 11 महीने तीर्थवास में रहते, 1 महीने वे उनके साथ आकर रहते हैं, पर उनका स्वभाव ऐसा नहीं था, इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता। यानी जब भी सन्यासी जी आकर रहते तो उनका मन मुरझाया हुआ लगता है, क्योंकि आगे इन्होंने कारण दर्शाया क्यों, तो पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश स्नेहहीन व्यवहार था, जिसके उसके रोजमर्रा के जीवन को बाधित कर देता था। इससे पहले यानी 11 महीने सोमा बुआ अपनी स्वच्छंद धारा से अपनी इच्छा से जीती थी, पर 11 महीने के बाद 1 महीने के में यह जीवन उसका बाधित हो जाता था। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना सन्यासी महाराज से तो यह होता ही नहीं बंद होता। सन्यासी जी महाराज तो यूं भी नहीं होता कि वो 2 मीठे बोल बोलते, यानी आते और उनसे के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करते, यानी कोई मीठे बोल बोलते नहीं थे। ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसके आसरा लेकर वो उनके वियोग के 11 महीने काट लेती। अभी उनको अपने परित्यक्ता है ना, परित्यक्ता कहा यहाँ, परित्यक्ता ठीक है, तो परित्यक्ता का यहाँ अर्थ भी समझ में आ जाता है कि वे पति तो हैं, वे 11 महीने तीर्थवासी हो जाते, 1 महीने आकर रहते हैं, आकर रहकर भी वे स्नेहहीन व्यवहार जो करते हैं, इससे उनका जीवन जो बाधित हो जाता है, और उसका कोई ऐसा व्यवहार नहीं जिससे वह 11 महीने उनको याद करते हुए अच्छे से निकाल सकें। इनकी उपस्थिति उनको सोमा बुआ को खलती है, और पास पड़ोस में जाकर भी अपने जो 11 महीना का जीवन काल था उसे जी नहीं पाती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठ हो, जनेवी हो, शादी हो, गमी हो, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करे। छाती फाड़कर काम करना यानी अपना घर हो वैसे मन देकर काम करना, मानो वे दूसरे का घर नहीं हो, वो अपना ही घर हो, ऐसे काम करती थी। आजकल सोमा बुआ के पति, यहाँ से दृश्य बदल जाएगा, यानी से अब सोमा बुआ 11 महीने बाहर रहते थे, अब 1 महीने आकर यहाँ रहने लगे थे। अभी तक कहानी सुनी होगी, यानी 11 महीने में ये आ गए हैं, तो उनसे आते ही कहासुनी हो चुकी है। अब सोमा बुआ इस बात को लेकर बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही थी। पास रखी कटोरी से वे तेल लेकर हाथों में मल रही थी और बड़ा रही थी। और इस 1 महीने में अन्य अवयव के शिथिल हो जाने, यानी अन्य महीनों के शिथिल हो जाते हैं। कौन से? तो बाकी शरीर के अंग जो शिथिल हो गए जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव। तब हाथ में एक फटी साड़ी लेकर देखो, सारा शरीर के जो अंग थे वे शिथिल हो जाते हैं, पर जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती थी। 11 महीने में इनके सारे अंग काम अच्छे से करते हैं और जीवा भी अच्छे से काम करती थी। पर 11 महीने का जो बाद में 12वां महीना नहीं 1 महीना था, जब सन्यासी जी आकर रहते थे, तो इनकी जीवा इन्हें बाकी शरीर के अंगों भी शिथिल हो जाते, पर जीवा इनकी सजीव और ज्यादा सक्रिय होती थी। तभी यहाँ एक नए पात्र का प्रवेश होगा, वो राधा भाभी। क्यों, क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रही हो? ये नहीं राधा, तो इसे याद रखना है, राधा, ठीक है, राधा का वाक्य है तो याद रखना है। फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं और सोमा बुआ, अरे मैं कहीं चली जाऊं सो उनको सुहाता नहीं। कल चौके वाले किशोर के बेटे का मुंडन था, सो सारी बिरादरियों के नहीं आता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है जो मुंडन पर भी सो सारे बिरादरी को
नोता है, पर काम उन नवेली सारी बिरादरी को नोता दिया गया है, पर काम वे नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी से मैं चली गई। हुआ भी वही कि वे नई नवेली दुल्हन से एक काम गत से नहीं हो रहा था, यानी अच्छे से नहीं हो रहा था। कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जानती। गीत वाली औरतें मुंडन बन्ना बन्नी यानी विवाह का मुंडन के समय में विवाह का गीत गा रही थी। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गई और उसकी याद से कुछ दूर ही ने समय ये याद ही करी, तब अचानक से उनको सन्यासी महाराज का जो व्यवहार किया था वो भी भूल जाती है और अपने साथ स्वाभाविक रूप से वे बातें राधा से करने लगती है। भट्टी पर देखा तो अजब सा तमाशा, समोसा कच्चे ही उतार दिए गए थे और गुलाब जामुन इतने बनाए थे कि एक ही पंगत में चलते, यानी समोसे ज़्यादा बनाए थे और गुलाब जामुन कम बनाए थे। वे तुरंत ही खोआ मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनवा देती हैं। दोनों बही हैं और किशोरी लाल तो मेरी इतने आभार मानते थे कि कहा कि अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। तो इसे भी याद रखना है, अम्मा तुमने लाज रख ली, किशोरी लाल का विधान है। दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से थोड़े आवेगा, ये सोमा बुआ का विधान है। तो ये तो आजकल इनकी रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? आगे राधा भाभी ने कहा कि सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ा। अब जो बात भूल गई थी राधा जी ने फिर से याद दिलाई, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता, ये राधा का ही विधान है। जो तो मैं कहीं जाऊं आऊं सो उन्हें सुहाता नहीं। किसको? तो सन्यासी महाराज। फिर कल किशोरी के यहाँ बुलावा नहीं आया और मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुला, वो लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, और नहीं तो कौन भला ये भट्टी और भंडार मुझे सौंप दे। पर उन्होंने अब कौन समझावे, कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। ये किसका विधान है? तो ये सोमा बुआ का विधान है, सन्यासी जी का नहीं। सन्यासी जी ने उन्हें कहा था और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का जो उन्होंने थोड़े समय पहले सन्यासी महाराज जी ने सोमा बुआ पर की थी, ये याद आ जाता है। याद आते ही फिर उनके आंसू बहने लगते हैं, आने रोने लगती है। तभी राधा भाभी उसे समझाते हुए कहते, क्या कहती? अरे रोते क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी महाराज 1 महीने के लिए आते हैं तो सुन लिया करो, और क्या। फिर आगे जो सोमा बुआ उनसे कहती है कि सुनने को तो सुनती हूँ पर मन तो दुखता ही है ना, 1 महीने को आते हैं तो कभी कभी मीठे बोल नहीं बोलते, मेरा आना जाना उन्हें सुहाता नहीं। सो तो ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने तीर्थवासी रहते हैं, नाते रिश्ते से उनका को कुछ लेना देना है, वे निभाना जानते नहीं, निभाना केवल मुझे पड़ता है। तो मैं इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय तक निभाओ, सो इनसे बनता नहीं। सारा धर्म करके वे लूटते हैं, यानी सारा धर्म करने वे सन्यास चले जाते हैं, वही बटोरेंगे। अकेली पड़ी पड़ी मैं इनके नाम को यहाँ रोया करती हूँ, उस पर कहीं आओ जाओ सो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता और बुआ फुट फुट कर रोने लगती है। तभी राधा भाभी उसे आश्वासन देते हुए कहती, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई, यह याद रखना, ठीक है, इसे याद रखना। चलो आगे, बेचारे इतने हंगामे में भूल गए होंगे तो मैं मानकर थोड़ी बड़ी। अब सोमा बुआ भी उससे उलट कर पॉजिटिव यानी हकारात्मक जवाब देते हुए कहती है कि फिर घर वालों मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलाए पर नहीं जाओ, और कोई प्रेम रखे तो सिर के बल जाओ, यानी बिना बुलाए उत्साह, बिना सिर के बल जाना है, खूब तेजी से जाना है ना, उत्साह से जाना। प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी मैं सिर के बल जाऊं, मेरा अपना हरखो सोमा बुआ का बेटा, याद रखना सोमा बुआ के बेटा के नाम हरखो। उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? हरखू वैसा है किशोरी लाल, आज हरखू नहीं, इससे दूसरों को देख देख कर मैं अपना मर भरमाती हूँ और ऐसे ही करते हुए वे हिचकियाने लगती हैं। पापड़ को फैलाकर स्वर को भरस कर कोमल बनकर फिर से राधा भाभी उसे समझाते हुए कहती हैं कि तुम भी बुआ
बात को कहाँ से कहाँ ले गई। याद रखना राधा का है। अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कि पापड़ कैसे हैं। कोई शक था? यानी अब यह घटनाक्रम किनका? सोमा बुआ, सन्यासी महाराज और राधा भाभी, इनका संवाद खत्म होते ही अब आगे के सोमा बुआ और सन्यासी जी, इनके संवाद शुरू होते हैं। कोई सप्ताह भर बाद बीत जाते हैं और प्रसन्न मन से अचानक सोमा बुआ की एंट्री हो जाती है। आते ही सन्यासी जी से बोलती है, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों के किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहाँ आकर ब्याह करने वाले हैं और देवर की के बाद तो उन लोगों से हमारा कोई संबंध या नाता नहीं रहा, फिर तो वे समझे ही होंगे, तो तुम को भी बुलावे आएगा। तो आगे सन्यासी जी कहते, बुलावा न आने पर तुम्हें जाना नहीं है। समधी आके समधी हो, वो तुम्हें बुलाकर ही मानेंगे, ये सोमा बुआ उनसे कह देती हैं। समधी हैं तो समधी को बुलावा भेजेंगे ही भेजेंगे, ये सोमा बुआ मानती हैं। पर सन्यासी जी का कहना है कि बुलावा न आए तो आपको जाना, यानी हमें जाना नहीं है। और इसी बात की वे बाट देती हुई बैठी रहती है, यानी इधर उधर गलियों में यानी से घरों में चक्कर लगाती रहती है और ये विवाह की बात लेती रहती है। उसी में एक दिन उनको इस बात की विवाह के प्रगति की बात उससे मिल जाती है। वे कहते हैं कि मैं सुनाई कौन? आखिर एक दिन यह भी सुनाई कि समधी यहाँ यानी यहाँ आ रहे हैं और विवाह के जोर शोर से तैयारी चलने वाली है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है और दोनों ही समधी पैसे वाले हैं। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं, ये सोमा बुआ है। फिर भी वे कहते हैं कि देवर को मरे 25 वर्ष हो गए हैं। देवर को मरे अब 25 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी से तो कोई संबंध नहीं रहा। रखे भी कौन? यह काम तो मर्दों का है। आगे कहते हैं कि यह काम तो मर्दों का है और मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ, यानी बेमर्द। देखो, और एक ठंडी सांस लेकर दिल से निकल गई, यानी ठंडी सांस उनसे निकल गई, यानी जो भड़ास थी उन्होंने निकाल दी। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े टूट जाता है। ये वाक्य याद रखना, राधा का नहीं है, ये विधान है दाल पीसती हुई उनकी बड़ी बहू का है, बड़ी बहू का विधान है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देकर आई हूँ। विधवा ननन, ये भी याद रखना है बुआ। दोनों बहुएं बातें करती है, एक दाल पीसती और एक विधवा ननन, ये दोनों ही आगे संवाद को बढ़ाती हैं। लिस्ट में नाम देख कर आई हूँ, ये विधवा ननन बोलती है। और देवर से कोई रिश्ता टूट थोड़ा ही जाता है तो ये कहती है कौन? तो बहू, बड़ी बहू, घर की बड़ी बहू। आगे वे और कहती हैं कि तुम अपनी आंखों से देख कर, यानी सोमा बुआ आई है ना, नाम न पर मैंने सोचा कि क्या आने जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो और न हो, दाल भी 2 पल भी रुके हुए वहां से चल पड़े अपने घर। यानी सोमा बुआ वो विधवा ननन की बात सुनकर वहां से चल पड़ती है और सीधी कहाँ? राधा के घर। ओके चलो, यहाँ राधा के घर, यानी राधा के घर में जाती है और राधा से कहती, क्यों रे राधा, तू तो सब जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाए। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले हैं, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बनाया भी खरीद लाना चाहिए। क्या देना चाहती? कौन? राधा। राधा कहती, क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही सोमा बुआ, जो कुछ पास है मैं तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तुझे ठीक लगे वह समझ कर तू ला देना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए, इज्जत नहीं जानी चाहिए। आज देखो पहले के रुपए कितने हैं, यानी वह सोचते कि मेरे पास कितने रुपए हैं वो देखना चाहती है। यानी डगमगाते कदमों से वे ऊपर से कमरे से नीचे उतरती है और अपने कमरे में जाकर कपड़ों की गठरियों को हटाकर और छोटे छोटे बक्से निकालकर वह खोलने लगती हैं, यानी तलाश करने लगती हैं। इधर उधर करके उसे छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े तजतन से वो डिबिया उन्होंने रखी थी।
इस डिब्बे में उन्होंने 7 रुपये और कुछ रोजगारी की थी। 7 रुपये की उन्होंने छुट्टे पैसे 7 रुपये थे। ओके। और एक अंगूठी है, यह अंगूठी किसकी थी? यह दो अंगूठी हरखू एकमात्र पुत्र जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसकी एकमात्र निशानी थी। इस अंगूठी को सोमा बुआ ने बड़े बड़े संकटों में भी संभाल कर रखा था और इस अंगूठी का मोह आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं था। फिर भी इस अंगूठी को दिख कर दिल धड़कने लगा। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन में जो उत्साह था वो अब पैरों की गति शिथिल होने लगी थी। राधा के पास जाकर वे बोलती, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी तो कहाँ से? यानी सोमा बुआ के पास आर्थिक आय इकट्ठा करने का स्रोत नहीं है। उस कोठरी का किराया, यानी कोठरी से किराया आता है, सो उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती थी। जैसे तैसे वे अपना गुजारा कर रही थी, सो उसके पास कुछ है नहीं। तो राधा भी कहते कि क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा हाथ भी तंग है। तंग होना यानी कछत, नहीं तो मैं भी दे देती। अरे तुम देने की, फिर आगे कहती है कि तुम देने के चक्कर में आजकल लेन देन का रिवाज ही खत्म। कौन कहता है? तो ये राधा का कहना कि तुम लेन देन के चक्कर में, बोलो आज तो लेन देन का चक्कर ही नहीं रे राधा, समझियो को मामला ठहरा। ये सोमा बुआ 25 बरस हो गए तो वे भी नहीं भूले, तो और मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? नहीं, इससे तो अच्छा है मैं जाऊं नहीं। तभी राधा आगे और कहती है कि अच्छा है तो मत जाओ, चलो इस सारी झंझट का फसादी झंझट ही खत्म हो जाएगी, तुम जाओगी नहीं और आगे बात बढ़ेगी नहीं। तब बड़ा सोमा बुआ को बड़ा बुरा लग जाता है और वे आगे कहते हैं कि सारा शहर जाएगा, समदिन को होकर नहीं जाऊंगी तो ये कैसे अच्छा लगेगा? नहीं, तू अंगूठी बेच दे। और उन्हें आंचल से अंगूठी खोलकर राधा के हाथ में दे देती है। फिर बड़ी मिन्नत करके वे कहती है कि तू तो बाजार जाती है, तुझे अच्छा पसंद है, नई फैशन कौन सी है, ये सब बातें तू जानती है, बस शोभा रहनी चाहिए और इज्जत, यानी इज्जत रहनी चाहिए, जाल रहना यानी इज्जत रहना चाहिए। अब सोमा बुआ ने 7 रुपये 5 रुपये और अंगूठी दे दी राधा भाभी को और चल पड़ी उन्हें। और अब उनका ध्यान अपनी ओर जाता है। क्या? तो चूड़ी, यहाँ से चूड़ी का दृश्य शुरू होता है। चूड़ी वाला अपनी चूड़ी मटमेली चूड़ियाँ देखती है तो वे उसे बदल कर चूड़ी वाले से लाल हरी चूड़ियाँ लेकर अपनी चूड़ियाँ बदल लेती है और नई चूड़ियाँ रख लेती है, क्योंकि जाना विवाह में है। अब शाम होते ही राधा भाभी बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी, एक ब्लाउज दे देती है, लाकर बाजार से दे देती है। और सोमा बुआ बहुत प्रसन्न थी। वे सोच सोच कर कि जब वे सब दे देंगी तो उनके जो समधन है वे पुरानी बातों को याद करके और उनकी मिलनसारिता उनके याद करके उनकी प्रशंसा कैसे करेगी, इन सपनों में खो जाती। उनका मन पुलकित यानी खुश होने लगता है। अंगूठी बेचने का गम उन्हें रहा नहीं, क्योंकि एकमात्र हरखों का जो एकमात्र निशानी थी, अब ये सोचने पर इसे अब उसका गम नहीं रहा। पास वाले बनिए के यहाँ वे जाते हैं और तो पीले रंग लाकर अपने रात में ही सफ़ेद साड़ी थी उसे रंग काम कर देती है। रात में सोई तो उनका मन अगले दिन की ओर भाग रहा था, यानी अगले दिन या आगे के आने वाले दिन में जो सपने थे उसे सोचने लगी थी। दूसरे दिन 9 बजते ही खाने बनाने का काम वही समाप्त कर लेती है। अपनी रंगी हुई साड़ी देखती है तो उसे अच्छी पसंद नहीं आती। वो तुरंत राधा भाभी के पास जाती है और कहती है कि इसमें रंग बराबर चढ़ा नहीं है, तू तो नई फैशन की साड़ी पहनती है, सो तू ही बता कि इसमें क्या हुआ। तो राधा भाभी उसे तुरंत जवाब दे दी है कि तुमने फलक नहीं जो लगाया अम्मा, थोड़ा सा मान डाल देती तो अच्छा से ये चमक जाती। अरे नए फैशन वालों को मत पूछो, एन मौके पर, यानी राधा भाभी उनसे पूछ लेती है कि मुहूर्त कौन सा है। तो वो कहती है मुहूर्त 5 बजे का है। तुम मत समझ, इन फैशन वालों का क्या पता ऑन मौके पर हमें बुलावा भेजे, यानी ऑन मौके पर बुलावा आ जाए। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुराती है और चली जाती है। बुआ ने साड़ी में मान लगा कर सुखा दिया था और एक नई थाली निकाली। उसमें जवानी के दिनों में जो क्रोएशिया के एक छोटा सा मेजपोश था उसे निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल, थोड़े से बतासे सजाकर राधा को दिखाए।
सन्यासी महाराज ये सब, यहाँ सन्यासी महाराज ये सब देख रहे थे। कौन? जो सोमा बुआ पूरे दिन भर कल से जो आयोजन कर रही थी, जो सजावट और कर रही थी, ये सब देख रहे थे। और वे देखते हुए इसे चेतावनी भी दे देते हैं कि कोई बुलावा ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सोमा बुआ उसे विश्वास देकर कहते कि मैं कोई पगली थोड़ी हूँ कि बिना बुलाए चली जाऊंगी। और आगे कहते कि नहीं, पड़ोस वाली नंदा ने अपनी आंखों से मेरे लिस्ट में नाम देखा है और वे मुझे बुलावा भेजने ही वाले हैं। शहर वाले बुलावेंगे, यानी शहर वालों को बुलाया है तो हमें समधियों को क्यों नहीं बुलाएंगे। अब समय बीतता है और 3 बजने को आता है। 3 बजने को आता है तो वे छत पर घूम रही थी और ऐसे घूमते हुए राधा भाभी उसे आवाज दी कि बुआ क्यों नहीं गई। एकाएक बुआ को समझ में आ जाता है, चौंक जाती है। कितने बज गए राधा से पूछ लेती है तो कहा 3। सर्दी में पता नहीं लगता, बजे 3 है पर धूप सारी छत से सिमट गई। 3 बजे अब शाम जैसे रात होने वाले और शाम होने वाले ऐसा नजारा लग रहा है। तभी सोमा बुआ को ध्यान आता है कि राधा भाभी ने जो सवाल मुझसे पूछा था उसका जवाब मैंने ठीक से दिया नहीं है। और फिर आगे कहते हैं कि 3 बज गए हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने कहा। बुआ छत पर से गली में नजर रखे खड़ी थी, यानी वे गली की ओर नजर रखे थे, क्योंकि अभी भी उनको उम्मीद थी कि कोई ना कोई ऐन मौके पर उसे शादी के लिए बुलावा आ ही जाएगा। और पीछे धोती सुखाई थी जिसमें कलप लगा था और उसमें अबरक भी छिड़का था। ये अबरक से जो कपड़ा था वो चमक रहा था, सूर्य की किरणें जिस पे पड़ रही थी और वे पूरी तरह चमकने लगा थे। वैसे ही वे सोमा बुआ की नजरें उस गली में जो पड़ रही थी, जैसे कोई आ रहा तो जैसे वे चमक उठती थी, यानी उनके मन पुलकित हो उठता था कि अब आएगा बुलावा, अब आएगा। ऐसे ही समय बीतते बीतते 7 बज गए। धुंधले में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी और गली की ओर मोह की एक छाया मूर्ति उन्हें राधा को दिखाई देती। उसका यानी राधा का मन भर आता है। इसलिए बिना कुछ खास पूछे बुआ से सिर्फ इतना कहते कि बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो, आज खाना नहीं बनेगा क्या, 7 तो बज गए हैं। जैसे किसी ने एकाएक नींद से सोमा बुआ को जगाया हो, वैसे बुआ ने पूछा क्या कहा, 7 बज गए। फिर जैसे ही अपने को संभालते हुए कहते हैं कि पर 7 कैसे बज सकते। वे मन में ही कहते हैं कि 7 कैसे बज सकते, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को वे समझ जाते हैं और अपने आप को संयमित बनाकर, अरे खाने का क्या, अभी बना लूंगी, 2 जन का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर वे सारी साड़ी उतार लेते हैं, नीचे जाकर अच्छी तरह से रख कर धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोलती है। थाली सजाए हुए सारा सामान वो इकट्ठा करके रख देती है। सारी चीज़ों को एक बटन सकून सा संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से वे अंगूठी जलाने लगती। तो ये थी सोमा बुआ की अकेली कहानी का पूरा सारांश। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हमें समझ लेना भी उतना ही उचित है। परित्यक्ता, पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री। सदमा यानी आघात लगना, एकाकीपन, अकेलापन, एकलता यानी लंबे समय तक एक जैसी स्थिति में रहना, एकलता, एकाकीपन इसके आगे लगेगा। व्यवधान, विघ्न, अवरोध, अंकुश यानी नियंत्रण, संबल यानी सहारा, आसरा, अवलंबन, गरूर यानी घमंड, जस मानना, उपकार मानना, हंगामा यानी भीड़ भाड़ शोर शराबा होना, हंगामा यानी भीड़ भाड़ और शोर शराबा, ठेस यानी चोट लगना, पुलकित यानी आनंद या प्रसन्न रहना, जेवर का गहना, आभूषण, श्रृंगारदान का अर्थ होता है श्रृंगार का सामान रखने का एक छोटा सा बक्सा, रेजगारी छुट्टे पैसे है ना, 7 रुपये रेजगारी, सिंदूरदानी, सिंदूर रखने की एक डिबिया जो सिंदूरदानी कहा जाता है, मिलनसारिता ने हिलने मिलने का स्वभाव, एकदम सरल होना, आब यानी शोभा सुंदरता, आब यानी शोभा और सुंदरता, फलक, कपड़े का कड़ा करने का नहीं तरल पदार्थ जिसे फलक कहा जाता है, मांड यानी पके हुए चावल का जो पानी है उसे मांड का, मुहूर्त वर्तनी को खास याद रखना, मुहूर्त और मुहूर्त, शुभ घड़ी, अच्छा समय, मेजपोश, मेज पर बिछाने का कपड़ा जो क्रोएशिया आधुनिक था, बावली यानी मूर्ख, नादान, नासमझ,
अनमना यानी उदास, बिना मन के। अभ्रक एक चमकीला पदार्थ, अभ्रक यानी एक चमकीला पदार्थ है जिसे लगाया जाता है कपड़ों में, ठीक। धुंधलक हल्का अंधेरा, हल्का अंधेरा। संयत यानी नियंत्रित, संयत नियंत्रित। शांत और शीत, तह करना, मोड़ना, तह करना या मोड़ना, लपेटना। मुहावरे को राह में आंखें बिछाना, बेसब्री से किसी का इंतजार करना। छाती फाड़कर काम करना यानी छाती फाड़कर बहुत अधिक काम करना, बहुत अधिक काम। भट उड़ना, इज्जत बिगड़ना। लाज रखना यानी इज्जत बचाना, लाज रखना, इज्जत बचाना। भट उड़ना यानी इज्जत बिगाड़ना। टांग अड़ाना, दखल देना, अवरोध पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना। पल्ला पकड़ना, सहारा देना, आधार देना। मन भरमाना यानी मन को तसल्ली देना। दिल धड़कना, घबराहट होना, दिल धड़कना यानी घबराहट होना। एक एक वाक्य के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अकेली कहानी की लेखिका क्या नाम है? सोमा बुआ है, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती। हमें याद है मन्नू भंडारी। सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हो गया? परिवार की नफरत से, धर्म के लगाव से, पुत्र की मृत्यु को दुखी होकर और बेकारी से। तो हमें याद है ग, पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर वे तीर्थवासी यानी तीर्थवासी हो गए थे। सोमा बुआ के पड़ोसन का नाम क्या था? सोमा बुआ के पड़ोसन का नाम रोहिणी, रूपा, रश्मि, राधा। तो राधा, ठीक है। राधा के साथ कौन? ननन, विधवा ननन थी और घर की बड़ी बहू, उनका नाम नहीं है। नाम सिर्फ 3 है, सोमा बुआ, सन्यासी जी, इनका भी नाम नहीं है, सन्यासी जी महाराज जिसे कहे जाए, और राधा भाभी। सोमा बुआ का मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो वह थी संदूक। और सोमा बुआ का एकमात्र पुत्र जो मृत था उसका नाम क्या था? हरखू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अकेली कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका एकमात्र प्रमुख पात्र कौन? सोमा बुआ, जो अकेली। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? आस पड़ोस के पड़ोसी, बराबर। सन्यासी जी महाराज तो 11 महीने कहाँ तीर्थवासी हो जाते, 1 महीना सोमा बुआ के पास आकर रहते थे। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? तो हरखू। सोमा बुआ के किसकी ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो देवर जी के समधी। सोमा को अपने समधियों के किसी लड़की के ब्याह का न्योता उन्हें नहीं मिला था। सोमा बुआ के छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? कितने? 7 रुपये। कितने? 7 रुपये थे। उसमें से 5 रुपये और राधा भाभी को दिए और अंगूठी, ठीक है। तो याद रखना। सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? तो सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा, जो जिसका नाम हरखू था। पति पुत्र के वियोग में घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। घर में कोई और था नहीं जो इनके एकाकीपन को दूर करता, और वे इस तरह पिछले 20 साल से एकाकीपन, एकलता और एक रस जीवन को जी रही थी। सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर में कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी और वहां क्या करती थी? पड़ोस वाले के कौन से? तो हमारा पहला ही वाक्य था मुंडन। वो घर का मुंडन हो, छठ हो, जनेऊ हो, शादी हो, गमी हो, वहां बुआ सोमा बुआ बिना बुलाए भी पहुंच जाती थी और वह छाती फाड़कर काम करती। सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो सोमा बुआ के पति का व्यवहार नीरस था। हरिद्वार में जाकर रहते थे। 11 महीने वे तीर्थवासी हो जाते, 1 महीना वे आते और रहते, पर सोमा बुआ से वे स्नेह की बातें नहीं करते, उनसे कठोरता से व्यवहार करते और उनकी जो स्वच्छंद था उनको वो कैद कर लेते थे। यानी वे इनको यहाँ वहाँ जाना उनको सुहाता नहीं, सो इनको टोकते रहते थे। सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? समधी के यहाँ जाना था। सोमा बुआ अपने रिश्तेदार से बहुत लगाव रखती। उनको दिवंगत दियर के ससुराल के किसी लड़की का ब्याह यहाँ होने वाला था और वे अपने देवर के समधी के साथ व्यवहार को, संबंध को बनाए रखने के लिए समय उसकी लड़की को कुछ अच्छा सा देना चाहती थी। इसीलिए वो अंगूठी बेचकर
उस लड़की के ब्याह में उसे अच्छी सी सौगात देने को चाहती थी, इसलिए अंगूठी को बेच देती। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5 में सोमा बुआ का पारिवारिक समस्या क्या थी। ठीक है, पारिवारिक साथ में उनकी व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व का प्रश्न यहाँ बन जाता है। सोमा बुआ ने संबंधी के ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी, तो वो सारी तैयारियां कौन सी, तो सन्यासी जैसे बात मिलती है वो जाने कि साड़ी, अंगूठी को बेचना, अंगूठी की बेचने की घटना, चूड़ियाँ, साड़ी को रंगना, ये सारी तैयारियां इनमें आ जाती। आशय को स्पष्ट किया, अपने ही काम नहीं आवेंगे तो क्या बाहर से तो आवेंगे, यह भी महत्वपूर्ण। एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता तो बतावे क्या, या कभी किया हो तो जाने। इससे आशय स्पष्ट कीजिए, तो कौन सी घटना, किशोरी लाल के घर मुंडन था, तो ये मुंडन राधा भाभी और सोमा बुआ के संवाद से पूरा विधान चलता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण आज के इकाई। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, સબસ્ક્રાઇબ करना ભૂલના નહીં, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ખાસ કરીને જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે અથવા તો તમને વિડીયો ગમે છે તો એક વખત વિડીયોને હાઇપ કરવાનું ભૂલશો નહીં, વિડીયોને ખાસ હાઇપ કરજો મિત્રો, એટલે આપણે પણ નવા વિડીયો લઈને આવતા રહીશું। ચલો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી લઈએ રજા।